जय हिंद सभी को। आज का हमारा टॉपिक है अप्रत्यक्ष उपायों की कुट योजना या स्ट्रैटेजी। कुट योजना को स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। यानी कि आज का टॉपिक हमारा स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच। अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी से अभिप्राय यह है कि हम इस प्रकार की नीति का निर्माण करें कि युद्ध शुरू होने से पहले ही शत्रु का वास्तविक पतन हो चुका हो। यानी कि इस तरह की युद्ध योजना बनाना कि वास्तविक जो युद्ध है वो शुरू होने से पहले ही दुश्मन का एक तरह से पतन हो चुका हो। इस स्ट्रैटेजी का मुख्य प्रतिपादक कैप्टन लीडल हार्ट रहे हैं और कैप्टन लीडल हार्ट को जनरलों का जनरल भी कहा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े सैन्य ऑफिसर भी कैप्टन लीडल हार्ट से राय लेते थे युद्ध जैसे विषय पर। और कैप्टन लीडल हार्ट ने एक पुस्तक लिखी है, उनका नाम है स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच। तो इस पुस्तक में कैप्टन लीडल हार्ट जी ने काफ़ी विस्तार से स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लगभग 300 युद्धों का वर्णन किया है, जिसमें केवल 6 युद्धों में प्रत्यक्ष उपायों की कुट योजना का वर्णन है। यानी 6 ऐसे युद्धों का वर्णन है जिसमें स्ट्रेटजी ऑफ डायरेक्ट अप्रोच अपनाई गई थी, यानी प्रत्यक्ष उपायों की कुट योजना अपनाई गई थी। बाकी जो बच गए युद्ध उनमें अप्रत्यक्ष उपायों की कुट योजना का प्रयोग किया गया था। आधुनिक समय के युद्धों में भी इस स्ट्रैटेजी का और अधिक प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष उपायों की जो कुट योजना होती है उसमें दोनों पक्षों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। और जबकि अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी में क्या है, दुश्मन पक्ष को हो ही ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है, उसको ज़्यादा नुकसान होता है। कैप्टन लिटिल हार्ट ने अप्रत्यक्ष उपायों की कुट योजना के बारे में कहा है कि इन अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी का अभिप्राय शत्रु पर खतरनाक दिशा से आक्रमण करना नहीं है। दूसरे शब्दों में शत्रु को प्रत्यक्ष रूप से शक्ति परीक्षण के लिए ललकारना नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित दिशा से असंभावित प्रकार से उसे डराकर तथा आश्चर्यचकित करके उसके संतुलन को नष्ट करने के बाद आक्रमण करना है। जैसा कि कैप्टन लिटिल हार्ट ने लिखा है कि अप्रत्यक्ष उपायों की कुट योजना में शत्रु पर खतरनाक दिशा से हमला नहीं करना और न ही उसे शक्ति परीक्षण के लिए ललकारना है, बल्कि असंभावित दिशा से, जहाँ से शत्रु ने कल्पना भी नहीं की हो, वहाँ से उस पर अटैक करना। ठीक है, तो उसे इस तरह डराकर और आश्चर्यचकित करके यानी सरप्राइज करके उसके संतुलन को बिगाड़ना है। तो वो हो गया अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी या कुट योजना। कैप्टन लिटिल हार्ट महोदय का कहना है कि कोई भी सैन्य दल हमेशा शक्तिशाली नहीं रहता है, और यदि रहता भी है तो जो अप्रत्यक्ष उपायों वाली जो स्ट्रैटेजी है उसे जीत हासिल करने में कम खर्चीली होगी और कम सहयोगी प्रक्रिया सिद्ध होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस तरह की कार्यवाही को अपनाना जिससे शत्रु को हमारी योजना के बारे में कोई जानकारी हासिल न हो तथा इसके विरुद्ध हमारी कार्यवाही शत्रु को कमज़ोर करने के लिए क्रियाशील बनी रहे। तो इस संदर्भ में कैप्टन लिटिल हार्ट का कथन है, जब दोनों यानी भौतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों को मिला जुलाकर उचित अनुमान द्वारा विरोधी के संतुलन का विघटन किया जाता है, तब ही उसे वास्तव में अप्रत्यक्ष स्ट्रैटेजी कहते हैं। ओनली व्हेन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आर कंबाइंड इज द स्ट्रेटजी ट्रूली एन इंडायरेक्ट अप्रोच कैलकुलेटेड टू डिसलोकेट द ओपोनेंट बैलेंस। यहाँ ओ आएगा, ओपोनेंट बैलेंस। इसी प्रकार जनरल आंद्रे बयूफ्रे
ने भी स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच के महत्व को स्वीकार किया है और उन्होंने लिखा है कि अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी विशेषकर परमाणु हथियारों के भयावह प्रभावों से रहित सीमित क्षेत्र में स्वतंत्र कार्य करने की वह सर्वश्रेष्ठ कला है जिसका सदुपयोग महत्वपूर्ण और निर्णायक विजय प्रदायक होता है, जबकि सामान्य रूप से वे सैन्य संसाधन जिनका प्रयोग इसमें किया जाता है अप्रभावी नजर आते हैं। यही कारण है कि अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी को सफलता दिलाने के लिए सुगम और सर्वश्रेष्ठ उपाय की प्रक्रिया माना गया है। परंतु इसके साथ ही साथ गोपनीयता और दूरदर्शिता का होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अप्रत्यक्ष उपाय की स्ट्रैटेजी क्या है, विजय प्राप्त करने में क्या है, सुगम है और श्रेष्ठ उपाय है। और लेकिन इसके साथ साथ हमें खुफिया तंत्र को अपनाना बहुत जरूरी है, अपनी जानकारी को छिपा कर रखना जरूरी है, तभी यह सफल हो पाएगी। इस योजना के द्वारा शत्रु के लिए अधिक हानिकारक परिस्थितियों का निर्माण करना और स्वयं के लिए हमारे लिए अनुकूल यानी अधिक से अधिक लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण करना ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहता है। शत्रु को विघटित यानी डिसलोकेट यानी उसको अस्त व्यस्त करने के दो उपाय है। नंबर एक तो भौतिक विघटन, नंबर दो मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं हम या साइकोलॉजिकल विघटन, मानसिक यानी मनोवैज्ञानिक, मानसिक और या मनोवैज्ञानिक विघटन, फिजिकल डिसलोकेशन और साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन। भौतिक विघटन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दुश्मन को भौतिक रूप से नुकसान करना, जैसे यानी उसके सैन्य तंत्र को पूरी तरह से खत्म करना, भौतिक साधनों से कमजोर करके अपना उद्देश्य पूरा किया जाता है। शत्रु का भौतिक विघटन करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करना हमेशा लाभप्रद होता है। जैसे नंबर एक, दुश्मन की आपूर्ति व्यवस्था को भंग करके या उत्पन्न कर देना कि उसके सैनिकों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति ही न हो पाए। नंबर दो, शत्रु की वर्तमान परिस्थितियों को छिन्न भिन्न कर देना ताकि वह अपनी इस समस्या में उलझा रहे और किसी प्रकार की सफल सैन्य कार्यवाही करने में वह सक्षम ही न हो सके। और नंबर तीन, ऐसी गतिविधियों को अपनाना जिससे कि कम से कम लड़ाई करके शत्रु को आसानी के साथ हराया जा सके। नंबर चार, शत्रु के जो आवागमन के मार्ग होते हैं उनको पूरी तरह बंद कर देना ताकि आवश्यक रसद सामग्री और सैनिक आपूर्ति उसके मतलब युद्ध मोर्चे तक पहुंच ही ना पाए। अगला नंबर पाँच, शत्रु की सेनाओं पर सामने से आक्रमण न करके बल्कि उसके हेडक्वार्टर को ही लक्ष्य बनाना चाहिए। आगे नंबर छः, शत्रु के जो वैकल्पिक लक्ष्य होते हैं यानी अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको भी खतरे में डालने का प्रयास किया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में कैप्टन लिटिल हार्ट मोदी ने कहा है कि ए प्लान लाइक ए ट्री मस्ट हैव ब्रांचेज इफ इट इज टू बियर फ्रूट ए प्लान विद ए सिंगल एम इज टू ऑप्ट टू प्रूव ए बैरन पोल। नंबर सात, शत्रु की स्थिति में असमंजस या असंतुलन पैदा करके तथा उसे अपने अग्रभाग में बदलाव करने के लिए मजबूर करके बहुत ही आसानी के साथ भौतिक विघटन किया जा सकता है। कहीं हम ऐसी गड़बड़ी करें दुश्मन के अंदर कि उसके जो मुख्य है फर्स्ट, एक तरह से कह सकते हैं फर्स्ट डिफेंस लाइन होती है, वह उसमें परिवर्तन करने पर मजबूर हो जाए। अगला नंबर 2 पॉइंट है मनोवैज्ञानिक विघटन, साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन। यद्यपि मनोवैज्ञानिक विघटन इसमें क्या कि हम दुश्मन का मनोवैज्ञानिक विघटन तभी हो पाएगा जब हम दुश्मन को भौतिक रूप से उसका विघटन करेंगे, यानी उसको भौतिक रूप से उसको कुछ नुकसान करेंगे, तभी दुश्मन क्या है मानसिक रूप से भी परेशान होगा। इसमें क्या कि शत्रु के नायकों को यानी उसके कमांडरों को भ्रमित करना और धोखे में डालकर उन्हें डिमोरलाइज करना होता है। मनोवैज्ञानिक विघटन को अपनाने के लिए निम्नलिखित विधियां या उपायों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, कमजोर स्थान पर
हमला करना, ध्यान विचलित करना, संकेंद्रण और वैकल्पिक उद्देश्य। कमजोर स्थान पर आक्रमण करना, इसमें शत्रु का मानसिक या मनोवैज्ञानिक विघटन करने के लिए उसके नाजुक और कमजोर क्षेत्र का चयन करके उस पर तेजी से हमला करना होता है, ताकि दुश्मन अपना मानसिक संतुलन खो दे और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो जाए। ध्यान विचलित करना, इसमें शत्रु का मनोवैज्ञानिक विघटन करने के लिए उसके ध्यान को विचलित करके उसकी कार्य संतुष्टता को समाप्त करने के लिए भौतिक विघटन का भी सहारा लेते हैं, ताकि वह अपनी सेना को तितर बितर करने के लिए मजबूर हो जाए। इसमें शत्रु को धोखे में रखकर चकित करने का भी सिद्धांत अपनाया जाता है। जैसा कि एडोल्फ हिटलर ने लिखा है, शत्रु को हतोत्साहित, असंगठित तथा उदास कर दो, यानी डिमोरलाइज, डिसऑर्डर, डिप्रेस एनिमी। ऐसा ही कथन स्टोनवेल जैक्सन ने लिखा है, शत्रु को भौचक्का, पथभ्रष्ट तथा चकित करो, माइस्टिटी, मिसलीड, सरप्राइज द एनिमी। आगे संकेंद्रण यानी कंसंट्रेशन, शत्रु को यानी शत्रु पर या दुश्मन पर अनेक छोटे छोटे दलों के साथ आक्रमण करके उसे परेशान करना चाहिए। इसके बाद ही निर्धारित समय और स्थान पर अपनी सेना को इकट्ठा करके यानी केंद्रित करके शत्रु का मानसिक विघटन करना चाहिए, जिससे शत्रु वास्तविक स्थिति से मतलब अनजान हो और उसमें क्या खुद ही उलझ जाए। तो इस संदर्भ में कैप्टन लिटिल हार्ट मुद्दे ने लिखा है, वास्तविक संकेंद्रण फैलाव की ही उत्पत्ति है। ट्रू कंसंट्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्पर्सन। आगे है वैकल्पिक उद्देश्य। इसमें वैकल्पिक उद्देश्य का मतलब निर्धारित करने के बाद ही युद्ध क्रिया आरंभ करनी चाहिए, नहीं हमें कोई ना कोई प्लान अलग अलग से योजना बनाए रखने चाहिए, क्योंकि शत्रु विपक्षी इरादों के अनुसार अपनी सुरक्षा तैयारी न कर सके और अपनी समस्त सेना को फैला कर रखे और उससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने के पूरे अवसर रहते हैं। जैसे नंबर 1, विचलित करने का सिद्धांत कम खर्चीला होता है। वैकल्पिक उद्देश्य होने पर सेना की वास्तविक शक्ति संघर्ष के लिए सदैव रहती है। नंबर 3, दुश्मन को आसानी से आश्रय में डाला जा सकता है। इसमें जैसे कि एक महत्वपूर्ण कथन है कैप्टन लिटिल हार्ट का, उन्होंने जैसे पहले लिखा था, ए प्लान लाइक ए ट्री मस्ट हैव ब्रांचेज। मतलब कहने का अभिप्राय है कि पेड़ के समान उत्तम परिणाम के लिए एक योजना की शाखाएं अवश्य होनी चाहिए। एक लक्ष्य वाली योजना एक ठूंठ वृक्ष के समान होती है, यानी हमें अलग अलग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग उसकी अनेक योजना होनी चाहिए, यानी प्लान ए, प्लान बी। आगे इसमें क्या लिखा कि जो अपनी स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच होती है उसको कैसे सफलतापूर्वक प्रयोग करें, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका हमें ध्यान रखना है। जैसे कि नंबर 1, स्वतंत्र कार्य हेतु क्षेत्र का निर्धारण करने के साथ साथ जरूरत होने पर उसका विस्तार करना भी आवश्यक होता है। नंबर 2, शत्रु के स्वतंत्र कार्य हेतु क्षेत्र को घटाने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक होता है। शत्रु को हतोत्साहित करने के लिए उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर डालना चाहिए। शत्रु को उलझन में डालने के लिए उसका भौतिक विघटन करना हमेशा लाभकारी होता है। अपनी रुकावटों यानी प्रतिरोध को कम करना और दुश्मन के लिए अधिकाधिक प्रतिरोध पैदा करना। शत्रु पर दबाव डालने के लिए मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक दांवपेचों के साथ साथ भौतिक शक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए। निश्चित क्षेत्र में अपनी प्रभुत्ता स्थापित करने के लिए समय और शक्ति का सही प्रयोग करना चाहिए। तो स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच के संदर्भ में ही हिटलर ने भी एक महत्वपूर्ण कथन कहा है, आवर रियल वार्स विल इन
fact all before military operations begin. यानी हमारा वास्तविक युद्ध तो क्या है, सैन्य अभियान आरंभ होने से पहले ही लड़ा जा चुका होगा। तो दूसरे विश्व युद्ध के प्रमुख नायक रहे हैं हिटलर। तो उन्होंने भी क्या है, स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच को मुख्य धारा अपना था कि जो भी उसने सैन्य कार्रवाई की उनके अंदर स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच का उन्होंने अच्छी तरह बखूबी पालन किया है। सत्ता में आने के बाद जर्मनी की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 1934 में पोलैंड के साथ एक 10 वर्षीय आक्रमण न करने यानी न अनाक्रमण संधि की। इसके बाद 1936 में एक पक्षीय वर्साय संधि की धाराओं के विरुद्ध राइनलैंड पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके साथ ही साथ इटली और स्पेन के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके फ्रांस की शक्ति को कमजोर करने का हर संभव प्रयास करके ही ऐसी रणनीति बनाई गई। और इसी रणनीति के तहत ही 1938 में म्यूनिख समझौता करके हिटलर ने सुडेटेनलैंड क्षेत्र को भी सुरक्षित कर लिया। और यही नहीं, उसने सोवियत संघ को यूरोपीय अभियानों में अपना सफल प्रतिरोधी समझकर उसने सोवियत संघ से भी एक नो पैक्ट वार समझौता किया। और उसके बाद उसने क्या, पोलैंड पर हमला करके उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसने अनेक युद्धों में क्या है सफलताएं प्राप्त की। तो उसका कारण क्या था, अप्रत्यक्ष उपायों की कूट योजना ही था। इन्हीं नीतियों के कारण हिटलर ने फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो इसी कारण क्या है, कैप्टन लिटिल हार्ट ने लिखा है, किसी अभियान में सबसे अच्छी कूट योजना वह है जिसमें शत्रु का मनोवैज्ञानिक असंतुलन उत्पन्न करने के बाद ही लड़ाई शुरू की जाती है, तथा सबसे अच्छी सामरिकी वह है जिसमें शत्रु का मनोवैज्ञानिक असंतुलन हो जाने पर आक्रमण को स्थापित किया जाता है, क्योंकि तब ही निर्णायक प्रहार किया जा सकता है। इसी प्रकार उत्तरी अफ्रीका के संग्राम में जनरल मॉन्टगोमरी ने एलम अल्फा के युद्ध में इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी का प्रयोग किया था और वह सफल भी रहा था। अल अलामीन के युद्ध में मॉन्टगोमरी ने कवर प्लान का निर्माण किया था, जिसका उद्देश्य भी क्या था, उसमें दुश्मन को हमले की तारीख और उसकी दिशा के बारे में गुमराह करना था। तो इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच है उसका मुख्य उद्देश्य है वास्तविक हमला करने से पहले ही शत्रु को मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि वह घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए और उसे हराना बहुत आसान हो जाए, और ऐसी स्थिति हमारे लिए अधिक लाभप्रद होगी। वर्तमान युद्ध में भी इस स्ट्रैटेजी के महत्व को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। हिटलर का कहना भी था कि युद्ध को तब तक टालते रहें जब तक कि दुश्मन मनोवैज्ञानिक रूप से न टूट जाए, फिर एक धक्का ही उसे गिराने के लिए काफ़ी है। तो इस तरह ये हो गया हमारा स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच, अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी या कूट योजना।